मजमा ये अच्छे सामाइन जो बेकरार है, इनकी बेकरारी को थोड़ा सा दूर कर सके मसूद अकरम काज़मी। आइए हजरत सामाइन, मैं चाहता हूँ बहुत खूबसूरत मजमा है, तमाम स्टेज वाले से मैं चाहता हूँ कि एक दफा सामाइन के लिए आप तालियां बजा दे ताकि इनके हिस्से में भी कुछ चले जाए। जी आइए हजरत सामाइन, मेरे स्टेज पे बहुत सारे नेतागण बैठे हैं। जब तमाम नेता लोगों का स्वागत हो रहा था, सम्मानित हो रहा था, सागर भाई और हिदायतुल्लाह भाई, उवैस भाई, तो मुझे वो लम्हा, एक कहानी मुझे याद आ रहा था। हालांकि जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ऐसे में से मेरे यहाँ जितना नेता है वो उसमें से नहीं है। एक दफे की बात है कि एक दफा एरोप्लेन से सफर कर रहे थे। एक एरोप्लेन पे 3 लोग सफर कर रहे थे और उस एरोप्लेन पे एक तो उनको चलाने वाला, उड़ाने वाला उनका पायलट था, एक उसमें हम लोगों के तरह के स्टूडेंट था, एक नेता लोग भी थे उसमें जो अपनी प्रचार करने जा रहे थे। स्टूडेंट को रखा था कि बेटा तुम भाषण दे देना, पायलट वाला को इसलिए रखा बेटा तुम फ्लाइट उड़ाओ। लेकिन अचानक मुसीबत किसी को कहे कि नहीं आते। अचानक जब फ्लाइट वाले लोग, जब पायलट उड़ान धरा तो कुछ सफर गुजरने के बाद अचानक एक तकनीकी प्रॉब्लम आ जाता है। पायलट कहते हैं कि लगता है हम सब की जिंदगी खतरे में है, लगता है कि ये अंतिम उड़ान था और इतनी तेजी के साथ हम उड़े हैं कि डायरेक्टली ऊपर पहुंच रहे हैं आज। तो नेता लोग बड़े तेज थे, क्योंकि फ्लाइट में बस 2 पैराशूट था। तो नेता लोग कहते हैं कि देखिए मुझे बहुत सारे सड़क बनवानी है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मुझे जनता की सेवा करनी है। ऐसा करो आप स्टूडेंट भी फ्लाइट में रहो और पायलट भाई आप भी फ्लाइट को उड़ाते रहो, मैं तो चला। उन्होंने बिल्कुल कूद गया। बाकी जो 2 पैराशूट था तो हमारे पायलट साहब को लगा कि लगता है कि 2 पैराशूट था तो एक नेताजी लेके चले गए हैं। तो वो स्टूडेंट को कहता है कि बेटा जो हमको करना था, जो मेरा गोल था, मैं तो फिक्स कर चुका हूँ। ऐसा करो अब तुम्हारा भी कुछ गोल होगा, तुमको भी फिक्स करना है, तो ऐसा करो बस एक ही पैराशूट बाकी है, ऐसा करो तुम लेके कूद जाओ। तो स्टूडेंट कहता है कि अंकल कूदेंगे हम दोनों, क्योंकि हमारे फ्लाइट में सिर्फ 2 पैराशूट था और दोनों का दोनों मौजूद है। नेताजी तो मेरा बैग लेके कूद गए हैं। जी कभी कभी ऐसा मंजर या माहौल हो जाता है। बहरहाल हमारे नेताजी इन सब में नहीं है। एक दफा जोरदार ताली बजा दे हमारे नेताजी के लिए, जोरदार ताली बजा दो भाई। ये नेता लोग हैं तभी तो हम लोग हैं। ये कम से कम देश की सेवाएं करते हैं, गरीबों की मसीहा, गरीबों की पुकार, गरीबों की आवाज बन के निकलते हैं और यहाँ से सांसद तक पहुंचते हैं, तब कहीं जाकर हम चैन की नींद सोते हैं। बहरहाल तमाम हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे तमाम नेतागण का कि आप आए हमारे स्टेज पे, तमाम कवि, तमाम शायर का हौसला बढ़ाने के लिए, तमाम अहले कमेटी का हौसला बढ़ाने के लिए। यकीनन आप काबिल मुबारकबाद के मुस्तहक है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आइए हजरत सामने मैं तेजी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ूं, लेकिन हिंदुस्तान की बात हो रही है, कौमी एकता का एक मंच यहाँ पे सजा हुआ है और हमारे मुफ्ती सादुल नजीब साहब ने बहुत कीमती बात बताकर चले गए कि हम हिंदू मुसलमान को किस तरह से रहनी चाहिए, गंगू जमनी तहजीब क्या है, भाईचारगी क्या है, इन तमाम को झंझोड़ करके आपके अदालत में रख दिया और आपको झंझोड़ करके चले गए। मैं हजरत वाला का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमको मेरे जहन में एक शेर गर्दिश कर रहा था उसी टाइम से, जब मुफ्ती साहब माइक को संभाले हुए थे तो उसी टाइम से मेरे जहन में एक शेर गर्दिश कर रहा था, लेकिन मौका नहीं मिला कि मैं आपके अदालत तक पहुंचा सकूं। लेकिन इस वक्त मैं चाहता हूं कि आपके अदालत में 4 मिसरे रखना चाहता हूं और यकीनन हिंदुस्तान से मोहब्बत है तो एकदम तालियां की गूंज आनी चाहिए। मैं चाहता हूं एकदम तालियां बजा के आप मसूद को इजाजत दीजिए। अब देखें जितने भी हमारे स्टेज में हैं आप भी तालियां बजा दीजिएगा कहीं मसूद के लिए, ताकि इनका भी थोड़ा सा बिगड़ी बन जाए। इन्हीं का शेर कहा कि आए वतन तेरा गौरव घटाने से पहले। शंकर भाई और आनंद भाई, ये हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है कि इस स्टेज पे एक जगह कहीं शंकर भाई बैठे हों, दूसरी तरफ हिदायतुल्लाह साहब बैठे हों, तीसरे तरफ अगर आनंद मोहन जैसे लोग बैठे हों, तो चौथे तरफ ये तमाम उवैस भाई बैठे हों। हिंदुस्तान की गंगू जबरी तहजीब यही है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती। अगर मसूद से कहा जाए तो मसूद एक चीज कहता है, आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक लफ्ज का इस्तेमाल करता है कि ये गणपतगंज की इस तारीखी फील्ड पे, ये खूबसूरत स्टेज पे सिर्फ हमारे शोरा या हमारे नेता है या हमारे अहले कमेटी नहीं बैठते हैं, बल्कि ये वही स्टेज है जहां आज मुल्क हिंदुस्तान बस रहा है, ये हिंदुस्तान बसता है। आइए आप 4 मिसरे पढ़ता हूं। कहा क्या है वतन तेरा गौरव घटाने से पहले, सर कटा दूंगा झुकाने से पहले। अगर बात पहुंचे तो आपकी तालियां बजनी चाहिए और आपकी तालियां की गूंज उठनी चाहिए। कहा क्या है वतन तेरा गौरव घटाने से पहले, सर कटा दूंगा झुकाने से पहले, अगर तेरा दर्द न लिख सका तो कलम तोड़ दूंगा चलाने से पहले।
इधर के लोग लगते समझे नहीं हैं, या फिर समझने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये लगता है कि तब समझेंगे कि जब घर पहुंच जाएंगे, या फिर ऐसा भी मसला है कि सब बूढ़े चचा इधर बैठे हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि भाभी कसम दिए होंगे कि तालियां वालियां मत बजाना, चूंकि एनर्जी सप्लाई हो जाएगा तो फिर घर में क्या एनर्जी सप्लाई करोगे जी। तो कम से कम ऐसी बात नहीं तो तालियां वालियां बजा दीजिए। तेरा गौरव घटाने से पहले सर कटा दूंगा झुकाने से पहले, अगर तेरा दर्द न लिख सका तो कलम तोड़ दूंगा चलाने से पहले, कलम तोड़ दूंगा चलाने से पहले। मेरे यारों बस अब 1 मिनट का मैं आपसे टाइम लेना चाहता हूं, और वो वाकया वो लम्हा आज मुझे याद आ रहे हैं, ये कौमी एकता का मंच को देख करके और शंकर कैमूरी साहब के चेहरे को देख करके, कि एक दफे की बात है कि हिंदुस्तान की कुछ जमीन पे आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। और उस टाइम की बात है, काफी पहले पुरानी वाकया है। तो अचानक हमारे सैनिक भाइयों को पता चलता है कि हिंदुस्तान के धरती पे, हिंदुस्तान की जमीन पे कुछ आतंकवादियों ने कब्जा किया है। रात के तकरीबन 2 बज रहे होंगे और बारिशों का मौसम है, और जहां पे हमारे हिंदुस्तान के सैनिक भाई है वो नदी के किनारे हैं। मौसम का वक्त, यह बारिश का टाइम था और नदी पानी से लबाब था बिल्कुल। तो सैनिकों को जब पता चला तो सैनिक चाहा, हर मुमकिन उन्होंने कोशिश किया कि चलो हिंदुस्तान की धरती को बचाया जाए। तो जब उन्होंने नदी को पार करने की कोशिश की तो पानी काफी भरा था, उनकी मुश्किल, उनकी जो मेहनतें थी कहीं न कहीं अनसक्सेस हुआ। तो काफी मेहनत करने के बाद उनको एक झोपड़ी पे नजर जाता है, जो उस नदी के किनारे एक घर था जिसके अंदर एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। तो उसने सोचा चलो इस घर वाले से मिलता हूँ और इनसे थोड़ा सा हेल्प ले लिया जाए, कहीं ये कुछ मेरा हेल्प कर दे। तो जैसे ही जाता है वो झोपड़ी के पास और दरवाजे पे दस्तक देता है सैनिक, तो उनसे एक बूढ़ी अम्मा निकलती है। सैनिक ने पूरे दास्तान सुनाया तो अम्मा ने कुछ देर खामोश रही और कहती है कि बेटा पहले हिंदुस्तान है तब मैं हूँ। ऐसा करो कि मेरे झोपड़ी पे जो लकड़ियां हैं तुम ये लकड़ियां लेकर के जाओ और समंदर में नदी बनाओ और तुम उस पार जाओ और आतंकवादियों से डट कर मुकाबला करो, इसे मार भगाओ और हिंदुस्तान की जमीन को छीनो। चुनांच हमारे सैनिक ने कुछ ऐसा ही किया। जब लकड़ियां लेकर के गए और नदी में पुल बनाया गया, और जब उस पार जाते हैं नदी से और जमीन, हिंदुस्तान की जमीन को छीना जाता है, आतंकवादियों को मार भगाता है और फतह पा करके जब वापस आते हैं तो वो सैनिक सोचा कि चलो उस बूढ़ी अम्मा का जायजा लिया जाए, उनका खबर लिया जाए। जब वो बूढ़ी अम्मा तक पहुंचता है तो उनसे पूछता है कि माँ तुम हो कौन, जिसने वतन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तुमने घर से बेघर हुआ, इस मौसम में अब तुम जिंदगी कैसे गुजारोगी। तो पता ये चलता है ये वही माँ है जो हिंदुस्तान की मोहब्बतों को अपने दिल में पड़ी हुई, ये इस्लाम की एक शहजादी थी। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है भाई। तालियां बजनी चाहिए इस बात पे, हालांकि कंजूसी कर रहे हैं। मेरे हाल आइए हजरत सामने, इस वक्त मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे स्टेज पे एक बहुत खूबसूरत शायर, हिंदी के एक अच्छे, एक बेहतरीन शायर जिन्होंने अपनी जिंदगी के अक्सर बेशतर हिस्सा सिर्फ हिंदी में कविता कहते कहते गुजारी है। मेरे यारों जिसकी कविता में कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम एकता की एक मैसेज है, जिनकी कविता में कहीं न कहीं बच्चों की भविष्य छुपी हुई है, ऐसे शख्स मेरे मंच पे इस वक्त पधारे हुए हैं। जो हमारे मेहमान हैं, हमारे दूर से आए हुए एक अतिथिगंज भी है और एक शोरा की लिस्ट में एक अहम नाम भी है। आइए आप समझ चुके होंगे वो कौन है, जो गंगोह से अपनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए, भाईचारगी की मिसाल को बरकरार रखने के लिए आज इस मंच पे आए हैं और इंशाअल्लाह यहाँ से एक अच्छा मैसेज दे करके जाएंगे। इस वक्त मिला किसी तमहीद के अपने बड़े भाई आनंद मोहन से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप डाइस पे तशरीफ लाएं, अपने कविता से, अपने गिफ्ट से, अपने गजलों से हम सामईन को नवाजे। मैं तमाम सामईन से चाहता हूं कि आनंद मोहन जी का माइक पे एक जोरदार इस्तकबाल किया जाए और जोरदार ताली बजाइए आनंद मोहन जी के लिए। आनंद मोहन जी अपने कविता के साथ माइक पे।